हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी का यूज पढ़ेंगे कहाँ पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये जानने का कोशिश करते हैं कि क्या वेव थ्योरी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन जो है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है, क्या उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। ठीक है, ये बात पूरी तरह से सबको पता है कि वेव थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी बताया जा चुका है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, वेव थ्योरी के हिसाब से इतने सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट को जब हम वेव मानेंगे तो ये सब चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन आ जाएगी कि पोलराइजेशन क्यों होती है और रिफ्रैक्शन कैसे होती है, इसके बाद डिफ्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है, ये सब चीजें आप वेव थ्योरी से आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के द्वारा ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा ही होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव होती है। ठीक है, तो क्या इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम ये समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो क्या इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएगा, कुछ भी बता पाएगा? क्या इस एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर पाएगा, समझा पाएगा कि ये कैसे हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जो घटना घटती है, जो लैब में हुई है, जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने जो किया है, वो एक प्रैक्टिकल चीज है। वो प्रैक्टिकल चीज है जो प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है। क्या उसे कोई थ्योरी उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये चीजें हमें जाननी जरूरी है। तो वेव थ्योरी जो है, वेव थ्योरी क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, उसे हमें समझना है इस बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव थ्योरी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या वेव थ्योरी सक्सेसफुल हो रहा है या पूरी तरह से फेल हो जा रहा है, ये हमें इस वीडियो में बताना है कि वेव थ्योरी क्या सक्सेसफुल हो रहा है या पूरी तरह से फेल हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इससे समझते हैं कि क्या ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है या नहीं एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वेव थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करने में, वेव थ्योरी जो है वो यूज हो पाता है कि नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, वो हम समझते हैं। चलिए देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी लाइट सोर्स से एनर्जी जो गिरती है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बात को समझिए, जो इलेक्ट्रो वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारा चीज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट करती है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है वो स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जैसे उसका नाम बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी दोनों कंबाइंड रहते हैं, और जिस स्पेस में वो प्रोपेगेट करती है उस स्पेस में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रहती है। क्या रहती है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रहती है। ठीक है, वो जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है वो किसके फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में है और मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग जान चुके थे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर, ई नॉट स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी जो है किसकी इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के ऊपर या मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। तो अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर, अगर किसी मेटेलिक सरफेस पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पे ऊपर इंपिंज हो रही है, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो क्या हो रहा है वो समझिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द क्या, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है वो। तो चलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इतनी सारा चीज है, तो इसी से एक चीज मैं ये भी बता सकता हूं कि फोर्स बाय मास जो होती है, फोर्स बाय मास क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदल से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो जाएंगे। अगर स्ट्राइक होगी वेव थ्योरी के हिसाब से, अगर स्ट्राइक होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअसली एनर्जी देती है। वेव थ्योरी क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअसली एनर्जी देती है, कंटिन्यूअस। मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या फिर मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों का कंटिन्यूअस एनर्जी का फॉर्म में होता है। तो वो जब किसी सरफेस के ऊपर गिरेगी, वो किसी फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर गिरेगी, तो क्या होगा, उससे होगी कि एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी, कंटिन्यूअस एनर्जी बढ़ेगी, कंटिन्यूअस एनर्जी बढ़ेगी, कंटिन्यूअस एनर्जी बढ़ेगी। और वो जो एनर्जी बढ़ेगी, वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी यूज होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एजेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा किसमें होती है, सरफेस से बाहर आने में यूज होती है, ठीक है। कहां यूज होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने में मदद करती है। तो ये जो एक्सीलरेशन है, ये जो एक्सीलरेशन है, जो उसमें एनर्जी आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन आएगा तो इसके वजह से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उसमें आएगी। किसमें आएगी काइनेटिक एनर्जी, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में। तो काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स में हो जाएगी, वो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, वो अगर मैं मैक्सिमम बात करूं या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है के मैक्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, एक्चुअली करना क्या चाहिए, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के हिसाब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। आई बात समझ में, किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इस बात को समझिए, ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है। लेकिन वेव थ्योरी क्या बताता है, वेव थ्योरी बता रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ठीक है। इसीलिए वेव थ्योरी यहां पे पूरी तरह से गलत साबित हो गया, वेव थ्योरी गलत साबित हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब वेव थ्योरी को हम लोग यहां यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, वेव थ्योरी का यूज हम लोग नहीं करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मतलब अभी यहां पे इतना ही समझो कि वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए एक बात समझ में आई। दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी वाला बात। फ्रीक्वेंसी वाली बात बताते हैं। फ्रीक्वेंसी वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी जो आप पढ़ते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं कि किसी भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, या नहीं तो आप पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए, या नहीं तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को होने के लिए ये बात तो होना जरूरी है। लेकिन वेव थ्योरी क्या बताती है, अब उसे समझो। वेव थ्योरी कहती है कि वेव थ्योरी ये कहती है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। जब स्पेस में मूव करते कहीं मूव करती है तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी उसके अंदर में रहती है। ठीक है, आई बात समझ में, वो कंटिन्यूअस एनर्जी है। ठीक है, तो सवाल ये है कि मान लो कि ये मेटल का एक प्लेट है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल में होती है और दूसरा होता है एब्सोल्युटली फ्री एटम। तो एब्सोल्युटली फ्री एटम की बात नहीं कर रहा हूं, फ्री एटम इन मेटल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। ठीक है, ये जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, जो मोबाइल होते हैं मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स में ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ रही है तो फिर क्या होता है, जो वेव आती है, जो वेव आएगी, लाइट की जो वेव जब आएगी, यहाँ पर लाइट की वेव जब गिरेगी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये वेव है ना, इस तरह से वेव जब गिरेगी, है ना, ये जब वेव इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आएगी या इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहे हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअली चाहिए क्या, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें क्या चाहिए, पहले समझिए। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें क्या चाहिए भाई, इन्हें चाहिए बस एनर्जी, इन्हें बस चाहिए एनर्जी इस मेटेलिक सरफेस से एजेक्ट होने के लिए, बाहर आने के लिए। दे नीड ओनली द एनर्जी टू एजेक्ट और फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, सिर्फ और सिर्फ इन्हें एनर्जी चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, तो वेव थ्योरी क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर गिरेंगे, गिरने के बाद क्या होगा, इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा, एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, आएगा, आने के बाद क्या होगी, अब जब एनर्जी इनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए जितनी इस मेटल की वर्क फंक्शन है, तो वो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आ जा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी की जरूरत है ही नहीं, वहां तो सिर्फ इंटेंसिटी की वजह से काम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी की क्या जरूरत है। लेकिन एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की जरूरत है, और इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। आई बात समझ में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, यहां तो फ्रीक्वेंसी को ही बिल्कुल अलग ही कर दिया, फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए तो ही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो अन्यथा होने वाला नहीं। वेव थ्योरी क्या कह रहा है, वेव थ्योरी कह रहा है कंटिन्यूअसली एनर्जी गिर रहे हैं इन मेटेलिक सरफेस पे गिर रहा है, फिर ये इतनी एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो एनर्जी देगा कैसे भाई, तो इंटेंसिटी बढ़ा करके देंगे। इंटेंसिटी का प्रॉब्लम मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटेंसिटी इसमें भी है, पहले पॉइंट में मैंने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बताया, दूसरे में भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो भी चीज है उसमें भी हमने इंटेंसिटी का बहस कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है,
तो इंटेंसिटी अगर हो रहा है, दिया जा रहा है, तो उस इंटेंसिटी की मदद से उस इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से उसको निकाला जा सकता है। ये कहता है वेव थ्योरी, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी है। वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट बताता है ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, या नहीं तो इक्वल टू होनी चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको। तो अब और सोचो इस बात को, मान लो कि विजिबल लाइट इसके ऊपर गिरी, एक मेटेलिक सरफेस है उसके ऊपर विजिबल लाइट गिरी। विजिबल लाइट में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी वाले ये होते हैं, कलर होते हैं, लाइट होते हैं, जैसे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, सब है। तो जब इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, जब इसके ऊपर गिरेगी और मान लो कि ये जो मेटल है, ये मैग्नीशियम है, ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अंदर हो रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए कॉपर है, ठीक है, या मैग्नीशियम है, जो कुछ भी है, मान लो कॉपर है, तो इसके मैग्नीशियम मान के चलते हैं, कॉपर या मैग्नीशियम जो कुछ भी मानना है, मान लो कि ये एक मैग्नीशियम का फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस है, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराने से ही क्या होता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताता है, ठीक है। लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से अगर आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज नहीं भी कर रहे हैं, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट, जैसे कि इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, इन सब को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी की जो बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, देखो ये मैग्नीशियम है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रेस्पॉन्ड कर रहा है, बाद बाकी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, अल्ट्रावायलेट रे की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व की जाती है। लेकिन अगर वेव थ्योरी के हिसाब से पढ़ें तो बिना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के भी इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। वो कैसे, वो मैं समझाता हूं। देखो मान लो कि अल्ट्रावायलेट रे नहीं है, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, जो भी है, वो हमने गिराया इसके ऊपर में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हमने उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, इतना बढ़ा दिया कि एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ज्यादा हो गई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ जाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया गया है और प्रैक्टिकली देखा गया है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मान लो ये मैग्नीशियम है और हमने इसके ऊपर में कौन सा लाइट गिराया भाई, रेड लाइट गिराया, और रेड लाइट की कितनी भी इंटेंसिटी आप हाई कर दो, तो भी इससे इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होने वाले नहीं हैं। ये फ्रीक्वेंसी वाली बात हम जान चुके हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, या नहीं तो उसके बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज्यादा जिसकी, मान लो एक्सरे है, एक्सरे से आराम से हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। आई बात समझ? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वेव थ्योरी के हिसाब से इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक्सपेरिमेंटल बातें इन सब चीजों को खारिज कर दे रहा है। इसीलिए इंटेंसिटी, इसीलिए क्या होता है कि ये जो वेव थ्योरी है वो फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं करता, जो कि गलत है। इसीलिए वेव थ्योरी गलत हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी पूरी तरह से गलत हो जा रहा है, ठीक है। तीसरा चीज हम लोग पढ़ते हैं टाइम डिले, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं टाइम डिले। टाइम डिले क्या होता है उसे समझिए।
टाइम डिले मतलब ज्यादा समय लगना। तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, टाइम डिले। टाइम डिले क्या कहता है उसे समझिए। टाइम डिले कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कंटिन्यूअस है, उसकी एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है और ये हमने एक मेटल का सरफेस बना दिया, इस पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल मान लो, ये क्या है, मेटल। ठीक है, टाइम डिले प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। यहां देखिए मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर वेव गिर रही है। क्या गिर रही है भाई, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, गिर रही है ना। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि रेडिएशन गिर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लेते हैं, EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इंसिडेंट तो हो रही है, लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल है उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, अनगिनत है, बहुत सारे हैं। क्या है, इसके ऊपर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहा है ना, इसके ऊपर एनर्जी जो दे रही है वो क्या होगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इतनी संख्या है, इतनी ज्यादा संख्या है कि अगर एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट इलेक्ट्रॉन की बात करें या पर यूनिट टाइम की बात करें, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी देखिए, एनर्जी पर यूनिट टाइम या पर इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक्सट्रीमली कम हो जाएगा। क्यों होगा समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई कर रहा है, कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई कर रहा है, कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कंटिन्यूअस जो एनर्जी की सप्लाई कर रही है, वो एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो इस पूरे सरफेस में घुस रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स में भी जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के अंदर में इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि जिसको आप गिन नहीं सकते हो। इतना ज्यादा लार्ज नंबर है इनका कि पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाएगी, बहुत बहुत कम हो जाएगा, बहुत बहुत कम आएगी, फिर बहुत बहुत कम आ जाती है। जो पर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट एनर्जी है बहुत बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी है बहुत बहुत कम हो जाती है, और बहुत कम होने के लिए, बहुत कम होगी एनर्जी अब, और उतनी कम एनर्जी के लिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले नहीं हैं। क्या है, बाहर निकलने वाले नहीं हैं आसानी से। तो बाहर आसानी से नहीं निकलेंगे तो उनको और एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आएगी कहां से, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ज्यादा देगा, 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 जिससे होगा ये कि अब इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आने के लिए समय लगेगा, समय लगेगा। और कैलकुलेशंस को ऑब्जर्व करके बताया गया है, कुछ कैलकुलेशन किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने बताया कैलकुलेशंस के हिसाब से कि वो टाइम जितना एक इलेक्ट्रॉन लेता है किसी मेटेलिक सरफेस से निकलने में, इस तरह के वेव को निकालने के लिए वो घंटों का समय हो सकता है, दिन भी लग सकते हैं। इंस्टेंटली नहीं होता, इंस्टेंटली नहीं होता। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर गिरते हैं, गिरने के बाद क्या होता है कि इतनी नंबर, इनकी इतनी ज्यादा नंबर है कि एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, और उतने कम से इनका काम नहीं चलता, उतने कम एनर्जी से ये बाहर नहीं जा सकते, सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर एनर्जी आएगी कहां से, मतलब और एनर्जी दिया जाएगा इनको, और एनर्जी दिया जाएगा, और वेव थ्योरी को इतनी एनर्जी देने के लिए समय लगेगा।
वेव अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये वेव को और एनर्जी देने में क्या लगेगा, समय लगेगा, घंटों का समय लग सकता है, दिन का भी समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस। आई बात समझ में? तो जब इतना समय लगेगा इसको ऑब्जर्व होने में, अगर इतना समय इनको लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट होने में, आई बात समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन्स को इससे एजेक्ट होने में समय लगेगा तो फिर क्या समय हो सकता है, घंटों लग सकते हैं, दिन भी लग सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि ये जो घटना घट रही है, ये जो घटना घट रही है वो घटना कब घटती है, 10⁻⁹ सेकेंड या उससे कम में भी घट जा रही है। मीन्स photoelectric effect is an instantaneous process, instantaneous phenomenon. It is not a long time taking process. ये क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। तुरंत हो जाता है, ये तुरंत घटना घट जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें बिल्कुल ही समय नहीं लगता, तुरंत हो जाता है। चुटकी में फोटोन गिरेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलेंगे, तुरंत काम हो जाएगा, टाइम नहीं लगाया जाता इसमें। समझ में आ रही बात? जब इसमें टाइम नहीं लगेगा तो ये समय क्यों लेगा, तो नो टाइम डिले। मैंने आपको पहले बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई टाइम की डिले नहीं होती है, लेकिन वेव थ्योरी बताता है टाइम डिले हो रहा है। वेव थ्योरी कहता है कि इसमें टाइम डिले हो रहा है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर मस्ट बी सम टाइम टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। कुछ समय लगेंगे, घंटों लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, तुरंत होता है ये काम, तुरंत इंस्टेंटली होता है। इट डज नॉट टेक टाइम, दिस प्रोसेस डज नॉट टेक टाइम, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट एजेक्टेड फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इंस्टेंटली, तुरंत होता है, तुरंत निकलते हैं। यहां पे भगवान की तपस्या नहीं की जा रही है, यहां पर भगवान की ये प्रोसेस में, ये प्रोसेस तुरंत ही हो जाता है। यहाँ भगवान का तपस्या नहीं हो रहा है, घंटों घंटा लग जाएगा, दिन लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं है ये तुरंत काम हो जाता है। इसमें कुछ भी देरी नहीं लगता। ये भगवान के दर्शन जैसा कोई प्रोसेस नहीं है, ये तुरंत काम होता है, तुरंत रिजल्ट देता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। LIC की पॉलिसी जैसा नहीं है कि लंबा समय लगेगा, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लगा लो, ऐसा प्रोसेस नहीं है ये प्रोसेस कैसा है, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, तुरंत हो जाता है काम, तुरंत, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक टाइम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में टाइम डिले का क्या प्रॉब्लम हो गया,